हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। इसके लिए यहाँ पर जो ये वर्ग दिख रहा है ना, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि यहाँ पर 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 28 है, 28 के बाद 30 है, 30 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन भी दी गई है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सीट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 12 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 11 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर सारे पार्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है, ठीक है। चलिए दोस्त, तो शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलेंगे, पहला नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है। पहला नंबर प्रश्न है, वह विकल्प चुने। देखो, वह विकल्प चुने, कलर को चेंज कर लेने दीजिए। पहला नंबर जो प्रश्न है क्या है, वह विकल्प चुने, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि देखो, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास मूल शब्द है, मूल शब्द है, यानी BAC के बैकग्राउंड जो मूल शब्द है। इस शब्द का यूज करके इस चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन सही है जिसको हम नहीं बना सकते हैं, हमें बताना है। तो देखो, तुम्हें सबसे पहले इंडिविजुअल लेटर को चेंज करना होता है, चेक करना होता है। जैसे ऑप्शन ए में देखेंगे CAG है, ऊपर C है, बिल्कुल C है, दे ऊपर A है, बिल्कुल A है। अच्छा, उसके बाद G है, बिल्कुल G है। उसके बाद E और R क्या ऊपर में कहीं भी E है? मेरे दोस्त, ऊपर भी कहीं भी E नहीं है, जबकि R है। E है नहीं। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब यहाँ पर जो केयर वर्ड है, इसमें C है तो C इसमें भी है, उसके बाद A है तो A इसमें भी है, उसके बाद G है तो G इसमें भी है, उसके बाद इस वाले मूल शब्द में कहीं भी E लेटर का यूज नहीं है। तो ऑप्शन में E लेटर कैसे आ सकता है? इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यही शब्द नहीं बनाया जा सकता, बाकी शब्द बनाया जा सकता है। इसको चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे, ROU, यहाँ देखो ROU लगातार ही दिया, उसके बाद ND यहाँ से उठाकर लगातार दे दिया। BAC के B भी है, A है, C के A भी है, RUN R है, UN है, यानी हमारा केवल और केवल ऑप्शन ए ही नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझे होंगे मेरे दोस्त। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में अधिकतम कितने वर्ग है? दी गई आकृति में अधिकतम कितने वर्ग है? चलिए यहाँ पर ये हमारा जो एक आकृति दिख रही है, इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है हम लोगों को बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम कैसे इसको करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक सिंपल सा हम वर्ग बनाकर दिखाते हैं। एक हमारा सिंपल वर्ग है, इसमें एक लाइन यहाँ से खींचा हुआ है, एक लाइन यहाँ से खींचा हुआ है, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से खींचा हुआ है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाले आकृति में, यानी एक आकृति जो बना, इसमें टोटल कितना वर्ग है हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको वर्ग काउंट करना है। इसमें हमें वर्ग काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल वही फंडा जो हम लोग जानते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं 1 2, ये हो गया हमारा रो का नंबरिंग। अब कॉलम का नंबरिंग 1 और 2, कॉलम का नंबरिंग और रो का नंबरिंग करके इसको करते क्या है, जो ये 2 2 आया है ना, सबसे 12 नंबर, इस दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, 2 गुना 2, बीच में प्लस। उसके बाद 2 में 2 2 2 है ना, उसमें से एक एक कम कर देते हैं, 1 गुना 1, एक एक कम कर देते हैं। इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 2 दूनी 4
और एक एकम एक, यानी टोटल कितना हो गया? कुल मिला के इसमें टोटल 5 वर्ग बनते हैं। यानी इस वाले आकृति में टोटल कितना वर्ग बनते हैं? तो 5। इसमें 5 वर्ग बनते हैं। तो ऐसा ही आकृति को उठाकर एक 12 वाला आकृति ई वाला है ना, उसके बाद ये छोटा वाला आकृति है, फिर इसके बाद ये छोटा वाला आकृति है, लेकिन है तो सेम, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है। यहाँ से कितना बना? टोटल 5 वर्ग बना एक आकृति से, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे कितने आकृति है? 5। तो देखो इस वाले आकृति से टोटल कितने वर्ग आएंगे? तो 5 आएंगे। इस वाले आकृति से टोटल कितना वर्ग आएंगे? तो 5 आएंगे। ये जो छोटा है इस आकृति से कितना आ जाएंगे? 5 आएंगे। तो बोला है अधिकतम कितने वर्ग बनाया जा सकता है? इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 बनेगा। क्या कोई इन तीनों आकृतियों को मिलाकर क्या कोई नया आकृति यानी नया वर्ग का निर्माण हो रहा है? अगर हम पहले और दूसरे फिगर को कंपेयर करने से हमारे पास नया आकृति ई वाली बन रही है ना, ऐसा आकृति नया बन रही है। क्या यह एक वर्ग है? बिल्कुल नहीं है, यह वर्ग बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमें सिंपल कितना वर्ग दिखा? 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 3 नंबर प्रश्न है। 5 मित्र हैं ABGRT जो एक पंक्ति के उत्तर की ओर अभिमुख होकर उत्तर की मुख करके बैठाया गया है। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठाया गया, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है, यानी कितना लोग है? 5। तो 5 लोग हैं तो सबसे पहले उत्तर जो होता है ऊपर होता है। डायरेक्शन में आप लोग अच्छे से इसको पढ़े हैं। उत्तर होता है 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और कितना? 5 व्यक्ति है। अब पांचों का पांचों जो है ना ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठता है तो उसका जो दायां होता है इस साइड में और उसका जो बायां होता है इस साइड में, यानी उसका दायां और बायां हमारे अकॉर्डिंग होता है। जो हमारा दायां वो उसका भी दायां, जो हमारा बायां वो उसका भी बायां। ठीक है, चलिए तो यहाँ पंक्ति में बोला गया है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है, कह रहा है यहाँ से प्रश्न, देखो यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है, कह रहा है कि बी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। बी जो है पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो उसका बायां छोर ई साइड में हो जाएगा। बिल्कुल, तो बायां छोर इधर होगा, तो बी पंक्ति के बाएं छोर में बैठा है तो बी बैठ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, आगे बोल रहा है ए और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसको हिंट के फॉर्म में तुम अलग लिख लो। ए और जी के बीच में देखो, ए और जी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, 1 और 1 2। अच्छा, एगो बात आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि जी इधर हो, जी इधर भी, जी ए के भी स्थान पे हो सकता है और ए जी के भी स्थान पे हो सकता है, लेकिन हिंट के फॉर्म में है ए और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ से शुरू हो रहा है ए बी के ठीक बगल में बैठा है। ए जो है वो बी के ठीक बगल में बैठा है। ये बताए बी के इधर तो बैठ ही नहीं सकता, तो इसीलिए बी के बगल में बैठा है कौन? ए यहाँ बैठ गया। प्रश्न में वही बोला है, देखो प्रश्न में बोला गया है ए बी के ठीक बगल में बैठा है। ए बी के ठीक बगल में बैठा है, यहाँ पर हमने इसको बैठा दिया। और एक हिंट हमने छोड़ा है, यहाँ पर देखो ए और जी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ए यहाँ है तो उनके बीच में 2 लोगों को बैठाने के लिए जी को यहाँ पर बैठाना होगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके आगे का पॉइंट क्या कहता है उस पॉइंट को देखो। ए बी के ठीक बगल में बैठा है और आर बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और आर बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी का दायां होगा ई साइड, तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर 1 और 1 2, यानी आर जो है वो बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब यहाँ पर बैठा है। ठीक है, चलिए और हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है आर और जी के बीच कौन बैठा है। अच्छा, ये बताइए 5 व्यक्ति थे हमारे पास, जिसमें से बी ए आर जी, बी आ गया है, उसके बाद ए आ गया है, उसके बाद आर आ गया है, उसके बाद जी आ गया, बचा क्या? टी बचा, वही यहाँ पर बैठ जाएगा।
बिल्कुल, हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है आर और जी के बीच में कौन बैठा है, ये बताना। ये बात को आर और जी के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आर और जी के बीच में टी बैठा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, टी। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आसान और मजेदार प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो सीरीज दिख रही है इस सीरीज को पूरा करना है। और आप लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 1/12/2022 के शिफ्ट 2 में इस प्रश्न को पूछा गया है। कैसे इसको हम करेंगे सॉल्व, इस प्रश्न को तुम आसानी से समझो। देखो यहाँ पर 4 है, उसके बाद 4 के बाद क्या बना है, 6 बना है। 6 के बाद में क्या बना है, तो 6 के बाद में 12 बना है। 12 के बाद में 14 बना है। 14 के बाद में 28 बना है। 28 के बाद में क्या बना है, तो 30 बना है। फिर से यहाँ से लिखते हैं 4 बना है। उसके बाद इस 4 के बाद 6 है। 6 के बाद 12 है। 12 के बाद 14 है। 14 के बाद में 28 है। और 28 के बाद में 30 है। और 30 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। चलिए 4 से 6 कैसे बना सकते हैं, जो 4 है ना, देखो इस 4 से 6 कैसे बना सकते हैं। 4 से 6 बनाने के लिए प्लस का 2 करना होगा। 4 में अगर हम प्लस का 2 कर दें तो 6 बन जाएगा। 4 में अगर हम प्लस का 2 कर दें तो 6 बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 6 से 12 कैसे बना है। 6 से 12 कैसे बना है इसको तुम समझो। 6 से 12 कैसे बना है। 6 से 12 कैसे बना है। 6 से 12 कैसे बना है। यहाँ 4 में प्लस 2 करने से 6 बन गया। 6 से 12 करने के लिए इसको 2 से गुना करना होगा। 6 दूनी 12। फिर से वही बात, 12 में प्लस का अगर हम 2 कर दें 14 बन जाएगा। और 14 से 28 बनाने के लिए क्या करना होगा, 14 से 28 बनाने के लिए फिर से डबल करना होगा। बिल्कुल, अच्छा 28 से 30 बनाने के लिए फिर प्लस 2 करना होगा। तो ये बताइए 30 में कितना, इसको 2 से गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग पहले प्लस 2 हो रहा है, फिर गुना 2 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर गुना 2 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर गुना 2 हो रहा है। तो 30 दूनी कितनी हो जाएगी, 60। और 60 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आसान और मजेदार प्रश्न है ना। बिल्कुल, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है 5 नंबर। क्या है प्रश्न है, पीएम का रिलेशन जिस प्रकार आर ओ से है ठीक उसी प्रकार बीसी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। चलिए तो हम कैसे देखेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पीएम है ना। पीएम से क्या बनाया गया है, पीएम से बनाया गया है आर और ओ। ठीक है, चलो उसी प्रकार बी और सी से हम बना देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे इसको तुम समझो। यहाँ देखो, यहाँ P से R कैसे बना है, P से R कैसे बना है इसको तुम समझो। P से R कैसे बना है, P का क्रमांक जो होता है अल्फाबेट में वो 16 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है। तो 16 से 18 बनाने के लिए प्लस का इसमें 2 कर देंगे तो जाके 18 बन जाएगा। बिल्कुल सही, यानी कि प्लस का 2 करना होगा। अच्छा ये बताइए M से O कैसे बना है। M का क्रमांक होता है 13, O का क्रमांक होता है 15। 13 से 15 बनाने के लिए यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है। बिल्कुल उसी प्रकार B में हम क्या कर देंगे, प्लस 2, और C में भी कर देंगे प्लस 2। B में प्लस 2 कर देंगे और C में भी प्लस का 2 कर देंगे। तो B का क्रमांक अल्फाबेट में 2 नंबर पे आता है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और चौथा लेटर D हो जाएगा। अच्छा C का क्रमांक होता है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। पांचवा जो लेटर है वो हो जाएगा हमारा E। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा D और E। किस ऑप्शन में है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो बड़ा ही आसान और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, यदि 8 हैज 6 बराबर 28
और 7 हैज 4 बराबर 22 है तो 9 हैज 3 बराबर क्वेश्चन मार्क है। और आप लोगों के सामने है कि CHSL टीयर 1 9/3/2023 के शिफ्ट 4 में इस प्रश्न को पूछा गया है मेरे दोस्त। चलिए तो इसको हम कैसे करेंगे, इस बात को आप लोग समझिए विशेष रूप से। यहाँ देखो, यहाँ हम इस पॉइंट को अगर लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 8 है, उसके बाद 8, उसके बाद हैज है, उसको 6 है और उसको बना दिया गया है 28। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, देखो ये 8 है ना, इस हैज के स्थान पर इसका मतलब प्लस यहाँ रख कर तुम देखो, हैज की जगह पर क्या रख दिया गया है, प्लस। प्लस रख देंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा। और इस 14 का अगर हम डबल कर देंगे तो 28 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा जो कि दिया गया है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर 7 हैज की जगह पे रखेंगे प्लस कितना 4, तो ये हो जाएगा 7 4 11 और गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, जो कि बना दिया गया है यहाँ पर 22 तो देबे किया है। सेम उसी प्रकार 9 हैज 3 को हम उसी प्रकार बनाएंगे तो 9 प्लस कर देंगे 3, क्योंकि हैज को रिप्लेस कर देना है प्लस में, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 12 दूनी 24। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 कर देंगे और 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24। 24 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो 24 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विषम छांटिए। विषम छांटिए और SSC CHSL 12 अप्रैल 2021 के सेकेंड शिफ्ट में इसको पूछा गया है। यानी 9 से 99 कैसे बना सकते हैं, ये हमारा जो है पेयर का प्रश्न है। देखो 9 से 99 बनाने के लिए इसको गुना करना होगा 11 से। अच्छा 11 को 132 बनाने के लिए इसको गुना करना होगा 12 से, क्योंकि 11 गुना 12 करेंगे तो 132 होगा। गुना करके तुम देख सकते हो 11 दूनी 32, 11 दूनी 22 के 2 हासिल कितना 2, 11 कम 11 या 2 13, बिल्कुल। अच्छा 7 से 84 बनाने के लिए कितने गुना करना होगा 12 से, 12 7 84। उसी प्रकार 17 से 204 बनाने के लिए इसको भी गुना करना होगा 12 से। 12 दूनी 34 के 4 सॉरी 17 दूनी 34 के 4 हासिल कितना 3, 17 कम 17 3 कितना 20, बिल्कुल। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि इस सभी में 12 से गुना किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में 11 से गुना किया गया है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षी का संबंध जिस प्रकार हवाई जहाज से है, ठीक उसी प्रकार मछली का संबंध क्वेश्चन मार्क से है, और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा बताना है। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखो पक्षी और हवाई जहाज ये दोनों आकाश से संबंधित है। पक्षी और हवाई जहाज दोनों आकाश से संबंधित है। कैसे, क्योंकि पक्षी भी आकाश में उड़ता है और हवाई जहाज भी आकाश में उड़ता है। सेम उसी प्रकार यहाँ मछली का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, मछली और नाव जो है ना ये एक दूसरे का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह नाव को रखा जाएगा, क्योंकि मछली और नाव दोनों पानी में चलते हैं। मछली और नाव दोनों पानी में चलते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विषम छांटिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हाथी है, जिराफ है, मुर्गी है, गाय है। ये चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हाथी, गाय और जिराफ ये तीनों जो है ना ये पशु वर्ग के अंदर आते हैं, पशु वर्ग के अंदर आते हैं, जबकि मुर्गी पशु वर्ग के अंदर आते हैं, जबकि मुर्गी जो है पक्षी वर्ग के अंदर आती है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। चलिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 27 है। इसमें क्या लॉजिक है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं जो 1 है ना
एक, यह 1 का क्यूब है, ठीक है। जो 8 है ना ये 2 का क्यूब है। आई जो 27 है ना ये 3 का क्यूब है, ये सब कोई जानता है, अच्छी बात है, 3 का क्यूब है। अच्छा यहाँ पे जो 64 है ये 4 का क्यूब है। यहाँ जो 125 है वो 5 का क्यूब है। यहाँ पर जो 216 है ये कितना, 6 का क्यूब है। यहाँ पर जो 343 है ये 7 का क्यूब है, ठीक है। जो 343 है इस 7 का क्यूब है, और जो 729 है ये 9 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अच्छा ये बात को समझिए, एक पहला में 1 2 3 लिया गया है, अगले में लिया गया है का, अगले में लिया गया है 4 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 6 आया है, ठीक है। तो उसी पर यहाँ 7 है तो 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस 8 का हम इस 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 512, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कितना आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में INHALE को REEDIH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MIGHTY को कैसे लिखा जाएगा बताना है। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, आई है, आई है, उसके बाद N है, उसके बाद H है, उसके बाद A है, उसके बाद L है, उसके बाद में E है। इसको उसने कोड किया है R E, फिर से R के बाद E लाया है, R के बाद में क्या आया है, E आया है, फिर से E आया है, उसके बाद में D है, उसके बाद में I है, उसके बाद में H है ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हम लोगों से पूछा M है, उसके बाद में I है, उसके बाद में G है, उसके बाद में H है, उसके बाद में T है, उसके बाद में Y है, ठीक है। इन सारे में क्या लॉजिक है उस लॉजिक को पहचानना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है बाबू, उस लॉजिक को पहचानो। देखो यहाँ पर हम सभी लोगों के सामने एक चीज दिख रहा है कि N से R कैसे बन सकता है और I से E कैसे बन सकता है। I का क्रमांक अल्फाबेट में होता है 9, E का होता है 5, तो 9 से 5 बनाने के लिए यहाँ माइनस का 4 करना होगा। अच्छा N का क्रमांक होता है 14, 14 से 18 बनाया गया है, तो 14 में कितना प्लस करे कि 18 बन जाए, तो प्लस का 4 करना होगा, ठीक है। तो यानी पहला लेटर में -4, दूसरा लेटर में +4। फिर देखो यहाँ H से D बनाया गया है, A से E बनाया गया है। H का क्रमांक होता है 8, यहाँ D का होगा 4, तो यहाँ 8 से 4 बनाया है, यहाँ कितना 8 से 4 बनाया है, यहाँ भी माइनस का 4 किया है, ठीक है, यहाँ भी माइनस का 4 किया है। और A से बनाया है क्या, A से बनाया है क्या, ए से क्या बनाया है उसने, ई बनाया है, तो ई का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, ई का क्रमांक होता है 5, ए का होता है 1, तो 1 से 5 बनाने के लिए यहाँ पर प्लस का 4 किया गया है। एल से एच बनाया गया है, ई से आई बनाया गया है। एल का क्रमांक 12, एच का होता है 8, तो 12 से 8 बनाने के लिए माइनस का 4 किया गया है। अच्छा ई का होता है 5, आई का होता है 9, 5 से 9 बनाने के लिए प्लस का 4 किया है। ये बात को आप लोग समझ गए। पहले लेटर में होना है -4, अगला लेटर में होना है +4, फिर पहला लेटर में -4, अगला लेटर में +4, फिर इसमें -4, फिर इसमें +4। यही इसमें लॉजिक है, और इसको क्रॉस पैटर्न कर देना है, बस ऐसे कर देना है, ठीक है, कुछ भी तो नहीं है। चलो क्रॉस करके तुम देखो, यहाँ पर देखो m का क्रमांक होता है 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9वां जो लेटर होता है वो हमारा आई होता है। अच्छा आई का क्रमांक कितना होता है, आई का क्रमांक होता है 9, 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 नंबर पे जो लेटर आता है वो आता है m, तो यहाँ पर m आ जाएगा।
अच्छी बात है। यहाँ देखेंगे जी का क्रमांक होता है 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तीसरा लेटर सी होता है। यहाँ पर एच का क्रमांक होता है 8, 8 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 12, अब 12वां जो लेटर होता है एल होता है। यहाँ पर टी का क्रमांक होता है 20, 20 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 16, 16वां लेटर पी होता है। यहाँ वाई, वाई का क्रमांक होता है कितना 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 29 जो है 26 से कितना ज़्यादा है 3 है, 26 से कितना ज़्यादा है 3, और तीसरा लेटर क्या होता है सी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MIL डबल CP किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान प्रश्न है, यहाँ पर कोई लॉजिक बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, कितना आसानी से इस लॉजिक को और इस प्रश्न को तुम लोग कर चुके हो। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 भाई PQRSTU और V का जन्म अलग अलग वर्ष में हुआ था। S केवल 2 भाई से छोटा है। चलो यहाँ 7 भाई है तो पहला हो जाएगा 1, अगला हो जाएगा दूसरा, सबसे बड़ा एक हो गया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में चौथा, उसके बाद में पांचवा, उसके बाद में छठा, उसके बाद में सातवां। 7 भाई है जिसका जन्म जो है अलग अलग वर्ष में हुआ है। तो मान लो पहला वर्ष में ई हुआ है, दूसरा वर्ष में ई हुआ है, तीसरा वर्ष में ई हुआ है, चौथा वर्ष में ई हुआ है। तो हम लोगों से प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न को समझो। एस जो है, एस केवल 2 भाई से छोटा है, एस केवल 2 भाई से छोटा है। तो 1 2 2 भाई से छोटा है, इसका मतलब एस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उनमें से कोई भी यू नहीं है। और का प्रयोग होता है फर्स्ट नाम के लिए। बोला गया है एस केवल 2 भाई से छोटा है और उनमें से कोई भी यू नहीं है। जो 2 भाई है ना, उनमें से कोई भी यू नहीं है। तो जो यू नहीं है यानी ऊपर जो बना है ई वाला, यहाँ कोई भी यू नहीं है। इसका मतलब यू यहाँ भी नहीं आ सकता, यू यहाँ भी नहीं आ सकता। जो नहीं आ सकता है उसको बाएं साइड में लिखो, और जो आ सकता है उसको दाहिने में लिखो। पजल फॉर्म में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। चलो आगे प्रश्न है, पी आर से बड़ा है। जो पी है ना, इसको हिंट के फॉर्म में हम लिखते हैं, पी आर से बड़ा है परंतु यू और एस से छोटा है। परंतु का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए। पी जो है आर से तो बड़ा है परंतु यू और एस से क्या है, छोटा है। एक हिंट हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। आगे पॉइंट है, आर सबसे छोटा नहीं है। आर 7 नंबर पे नहीं आ सकता तो इसको बाएं साइड में लिख लो। आर यहाँ नहीं आ सकता, आर सबसे छोटा नहीं है। यू क्यू से छोटा है। जो यू है ना, यू वो क्यू से छोटा है। जो यू है वो क्यू से छोटा है। जो टी से छोटा है, जो का प्रयोग सेकेंड नाम के लिए क्यू, जो क्यू है ना वो टी से फिर से छोटा है। देखो प्रश्न ही बोल दिया गया है, जो यू है वो क्यू से छोटा है, जो टी से छोटा है, यानी क्यू जो है टी से छोटा है। अब इसको तुम यूज करो। देखो यहाँ पर आर को हम बैठा ही नहीं सकते। आर को इसलिए नहीं बैठा सकते, सॉरी, यहाँ हम आर को नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि आर से ऊपर पी नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पर हम आर को बैठा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आर को नहीं बैठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आर को यहाँ बैठेंगे तो पी यहाँ आ ही नहीं सकता। अच्छा, हम आर को यहाँ पर बैठा सकते हैं। आर को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पी, यहाँ पर तो एस है ही तो यहाँ पर यू आ सकता है। तो यहाँ भी हम आर को नहीं बैठा सकते हैं। तो हम आखिर आर को कहाँ बैठा सकते हैं? आर को हम यहाँ पर बैठा ही नहीं सकते हैं। तो आर को हम फाइनली यहाँ पर बैठा सकते हैं। आर यहाँ बैठेगा तो जस्ट इनसे ऊपर आ जाएगा पी। ठीक है, जस्ट इनसे ऊपर आ जाएगा पी। अच्छी बात है। अच्छा, पी यहाँ आ गया तो पी से ऊपर एस आना है और यू आना है। तो ये बताइए, एस तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है ना, तो यू यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो पी से ऊपर यू को आना है तो यू फिक्स है कि यहाँ पर आएगा, बिल्कुल। तो इस हिंट का तो हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि देखो जो टी है ना, यू से 12 कौन है, क्यू, उसके बाद 12 है कौन है,
टी। तो यू से 12 एस है तो एस के जगह पर यू आ ही नहीं सकते, तो इसीलिए यू आ जाएगा यहाँ पर और टी आ जाएगा यू से ऊपर यहाँ पर। बचा इसमें क्या बचा, भी बचा, तो भी आएगा यहाँ पर। और हमारा अरेंजमेंट एक कंप्लीट हो गया। हम लोगों से पूछा गया सबसे छोटा कौन है, ये बताइए सबसे छोटा कौन बैठा है, तो सबसे छोटा यानी सबसे नीचे कौन है, भी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज कहता है वह मेरे पिता की पत्नी की बहन का बेटा है। फिर से समझिए, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज कहता है कि मतलब यहाँ पर जो कहता वर्ड है जिससे मालूम चल गया कि सूरज क्या है, लड़का है। तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को हम दो तरीका से बताएंगे। पहला तरीका कि इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिना पेन, और दूसरा तरीका कि आप लोग इसको फैमिली ट्री बनाकर इसको करेंगे। तो पहला तरीका, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है, वह जो वर्ड है वो व्यक्ति के लिए हुआ है। मेरे जो वर्ड है सूरज अपने लिए कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरे पिता यानी सूरज के पिता की पत्नी, सूरज के पिता की पत्नी सूरज की माँ हो गई, माँ की बहन उसकी मौसी हो गई, माँ की बहन मौसी हो गई। अब मौसी का बेटा, ये बताइए मौसी का बेटा है वह व्यक्ति सूरज का वह व्यक्ति जो है सूरज का मौसी का बेटा है। तो ये बताइए मौसी का बेटा वह व्यक्ति सूरज से कैसे संबंधित है। तो मौसी का बेटा जो है ना और सूरज का क्या लगेगा, तो मौसेरा भाई लगेगा। फिर से समझिए एक बार, सूरज कहता है मेरे जो वर्ड है सूरज के लिए हुआ है। मेरे पिता, सूरज के पिता की पत्नी, सूरज के पिता की पत्नी, सूरज के पिता की पत्नी सूरज की माँ की बहन उसकी मौसी हो गई। मौसी का बेटा है यानी उसके मौसी का बेटा है, इसका मतलब मौसेरा भाई लगेगा। ठीक है, अच्छा इसको हम फैमिली ट्री बनाकर भी आंसर दे सकते हैं। कैसे, फैमिली ट्री बनाने के लिए जहाँ भी पुरुष होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे त्रिभुज से, और जहाँ महिला होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किन से, सर्किल से। अगर इसको ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझना है तो एक वीडियो पारा हुआ है मेरे चैनल पर, जाकर आप लोग वहाँ से जरूर देखिएगा। कर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है जो मेरे वर्ड है ये सूरज के लिए हो रहा है। अब मेरे जो है वो क्या है, पुरुष है, क्योंकि सूरज पुरुष है। कैसे, कहता है, अगर कहती है तो महिला होता, कहता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है मेरे पिता, इसके सबसे पहले बना दो तुम पिता, मेरे पिताजी होंगे, ये पुरुष होंगे, इसीलिए इसको भी हम बंद कर दे रहे हैं त्रिभुज में। मेरे पिता की पत्नी बनाने के लिए बीच में प्लस का यूज करो और वृत्त में बंद कर दो। पत्नी की बहन, इधर तो अटेगा ही नहीं। ये मेरे, इसके बना दो पिताजी, पिता, इसकी बना दीजिए अब पत्नी हो गई। पत्नी की बहन, तो सबसे पहले बहन इसका बनाना पड़ेगा। बहन का बेटा है, इसका क्या है, बेटा है। अच्छा, ये जो बेटा है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जो मेरे वर्ड है ये क्या है, यही है सूरज। और जो बेटा है ये क्या है, यही है आदमी, यानी कि वह व्यक्ति है। ठीक है, तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, तो वह आदमी जो है वो सूरज का कौन है। तो ये बताइए उसके माँ के, उसके ये जो सूरज का ई हो जाएगी माँ, आई हो जाएगी माँ का बहन मौसी, या मौसी का बेटा उसका मौसेरा भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअली होता है क्या, कि देखो जो चीज यहाँ पर एक पॉइंट को तुम लिख लो, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है। ऊपर और नीचे सेम होता है, क्योंकि सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। लेकिन दायां हाथ बायां दिखता है, बायां हाथ दायां दिखता है। ये बात को समझते हैं। अच्छा, एक और चीज आप विशेष रूप से जानेंगे, जैसे ये दर्पण है,
दर्पण से नजदीक में बना है वृत्त और दूर में बना है सर्किल। तो इसका प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले बनेगा सर्किल, उसके बाद में बनेगा त्रिभुज। इसको बनाकर तुम देख लेना। तो यहाँ से एक पॉइंट और लिख लो कि जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बनता है। इस पॉइंट को विशेष रूप से समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इसका अब हम यूज करेंगे। तो देखो, ये दर्पण के जो ई साइड में, दर्पण के ई साइड में जो ए है वो बायां है और जो टी है वो दायां है। तो दर्पण के ई साइड में जब जाएगा तो दायां चेंज हो जाएगा, दायां जो चेंज हो जाएगा बाएं में, बायां चेंज हो जाएगा दायां में। तो ये क्या है, दायां है दर्पण के ई साइड में। तो दर्पण के ई साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा बाएं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और टी कुछ इस प्रकार से बनेगा, टी कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये जो है ये बाएं है तो ये चला जाएगा सबसे दाएं, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में ए नहीं है गलत हो जाएगा, जिस ऑप्शन में लास्ट में ए नहीं है गलत हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, दो ऑप्शन। अच्छा, अब इसमें हम एम जो है उसके बाद एम आएगा, उसके बाद यहाँ पर एम देखो, टी के बाद एम दोनों में दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पर क्यू है ना, क्यू ई बनेगा कुछ इस प्रकार से, क्यों बनेगा कुछ इस प्रकार से, तो दोनों में सेम बने। उसके बाद डी है तो डी बनेगा कुछ इस प्रकार से, डी किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो डी सब में सेम बना दे। उसके बाद क्या है, 9 है, 9 है तो 9 बनेगा, 9 बनेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर 9 उल्टा कभी बन ही नहीं सकता, उल्टा कभी 9 बन ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। हमने कैसे इसको सब किए हैं आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे, पूरा बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप लोग के सामने ये दिख रहा होगा कि एसएससी सीजीएल 20 अगस्त 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। हमारे पास एक इतना बड़ा पेपर था, इस पेपर को हमने आधा पसे मोड़कर इतना ही बना दिया, उसके बाद फिर इसको मोड़कर हमने इतना बना दिया। ठीक है, तो अब बताइए इस पेपर को जब खोला जाएगा तो कैसा बनेगा, हमको दिखाना है। तो देखो हमारे पास कुल मिलाकर एक सर्कल है ना, इस सर्कल कुछ इस प्रकार से है, और इस सर्कल में हमारे पास इतना ही भाग है, इतना ही भाग है। चलो इतना ही भाग बचा हुआ है, और हम लोग को यहाँ पर कितना कट लगाया गया, एक कट यहाँ पर है, उसके बाद एक कट यहाँ पर है ना, और एक कट यहाँ पर, 3 कट लगाया गया है। इसको देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं पीछे से, इधर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इतना भाग बचा हुआ है ना, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर इधर से खोलेंगे पहला भाग में। तो पहला भाग जब इस पर हम इस बेस पे खोलेंगे, यानी इस वाले बेस पे खोलेंगे, तो इस पर हम लगा देंगे दर्पण, और इसका प्रतिबिंब बना दीजिए। इसका मेथड होता है दर्पण, इसका दर्पण लगा दीजिए और प्रतिबिंब बना दीजिए। तो एक सर्किल तो आ जाएगा यहाँ पर, इस सर्किल यहाँ आ जाएगा, एक सर्किल यहाँ आ जाएगा, एक सर्किल यहाँ आ जाएगा। अब इस बेस पे खोलो, ऊपर की तरफ इस बेस पे, जब इस बेस पे तुम खोलोगे तो इसको प्रतिबिंब बना दीजिए, इसका प्रतिबिंब बना दीजिए। ये 2 सर्किल तो यहाँ पर आ जाएगा, और एक सर्किल यहाँ ऐसे बन जाएगा, इधर वाला बन जाएगा कैसे, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। और ऐसा देखो किस ऑप्शन में है, यानी बीच में 4 सर्किल आना चाहिए, तो बीच में 4 सर्किल नहीं है, इसीलिए डी गलत। बीच में 4 सर्किल तो तीनों में दे रखा है। उसके बाद और सर्किल कितना, 1 2, इसमें टोटल सर्किल ही काउंट कर लो, 1 2 4 4 8 4 12 4 16 सर्किल इसमें नहीं है गलत, 16 इसमें भी नहीं है गलत, 16 हमारा ऑप्शन बी में है। यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।